नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने अंतिम चरण में है और हैरानी की बात यह है कि 7वें चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर 613 उम्मीदवार अपनी किस्मत को इस बार आजमाने जा रहे हैं। 2 करोड़ से ज़्यादा जो वोटर हैं वो अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। हैरानी की बात, हमने ज़्यादा फोकस क्यों किया है हैरानी की बात पर? असल में इन 613 में से 606 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 54 विधानसभा की सीटों पर जो अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग दलों के जो 613 उम्मीदवार हैं, उसमें से 606 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए, जो ये 7वें चरण का जो मतदान है, ये बाहुबलियों का तो चुनाव है ही है, इसके साथ ऐसे उम्मीदवारों का भी ये चुनाव है जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। और ये जो खुलासा है ये एनडीआर ने किया है। एनडीआर की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो 613 में से 606 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं बीजेपी का भी फोकस 7वें चरण पर खास तौर पर है। वजह यह है कि बनारस की सीट पर वोटिंग होनी है और प्रधानमंत्री मोदी ने बनारस में अपनी रैली की। उन्होंने बड़े बल थल के साथ इस रैली को अंजाम दिया और लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ की भी जो शाख है वो भी दांव पर है, क्योंकि ये जो पूर्वांचल का जो इलाका है, इसे लेकर के अक्सर ये माना जाता है कि ये बीजेपी का गढ़ है। और 2007 का इतिहास जो दोहराने की जो जिम्मेदारी है वो योगी आदित्यनाथ के कंधे पर है। इसके साथ समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं उनके कंधों पर भी अपने राजनीतिक कैरियर की जिम्मेदारी है। इसके अलावा सपा के साथ जिन लोगों का गठबंधन है, चाहे वो सुबसपा हो चाहे रालोद हो, उनके लिए भी ये चुनाव बड़ी अहम भूमिका इस बार ये निभाएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो बीएसपी के लिए भी ये चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि उनके सामने भी ये सवाल है कि इस चुनाव में वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें किस तरीके से लेकर के आएंगे। चलिए हम एनडीआर की पहले आपको रिपोर्ट पढ़ के सुना देते हैं, जिसमें इस बात का खुलासा किया गया है कि जो 613 जो उम्मीदवार हैं उसमें से 606 पर किस तरीके के आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो मैं खबर आपको पढ़ के सुना देता हूँ। यूपी विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण के 607 उम्मीदवारों पर यानी 28% पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। इनमें से 22 पर बलात्कार और हत्या जैसे गंभीर केस हैं। क्राइम केस हिस्ट्री के हिसाब से सबसे टॉप पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के प्रत्याशी विजय मिश्रा हैं। आजमगढ़ की हॉट सीट मुबारकपुर के गुड्डू जमाली 195 करोड़ नेट वर्थ के साथ इस चरण में सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। ये सभी खुलासे एडीआर की ताज़ा रिपोर्ट में सामने आए हैं। 607 में से 170 पर यानी 28% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें करीब 22% यानी 131 पर गंभीर अपराध के मामले दर्ज हैं। सपा के 45 उम्मीदवारों में से यानी 26 प्रत्याशियों पर यानी इसका ये 28% हुआ पर क्राइम के मामले दर्ज हैं। भाजपा में 47 उम्मीदवारों में से 26 पर यानी 44% पर, बसपा के 52 में से 20% यानी 38% पर और कांग्रेस के 54 में से 20% यानी 37% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। आम आदमी पार्टी के 47 में से 8% यानी 17% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें भी गंभीर आपराधिक मामलों की चर्चा करें तो सपा के 45 में से 20%, भाजपा के 47 में से 19, बसपा के 52 में से 13, कांग्रेस के 54 में से 12 और आम आदमी पार्टी के 47 में से 7 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। अब ये जान लेते हैं कि इसमें ये टॉप 3 कौन कौन है। क्राइम केस में टॉप 3 प्रत्याशियों में प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से विजय मिश्रा हैं, जो भदोही के ज्ञानपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार हैं। ये विजय मिश्रा वही हैं जो पिछली बार निषाद पार्टी से जीत करके आए थे और इस बार निषाद पार्टी ने इन्हें टिकट देने से इनकार कर दिया। हालांकि जद्दोजहद
काफ़ी हुई। बीजेपी की भी लगातार ये कोशिश थी कि विजय मिश्रा को टिकट ना मिले, हालांकि साफ तौर पर बीजेपी इनकार नहीं कर पाई इस बात को लेकर के। निषाद पार्टी के जो डॉक्टर संजय मिश्रा हैं उनके बीच में और अमित शाह के बीच में कई दौर की बैठकें भी हुई और उन्होंने लगातार इस बात पर जोर दिया कि विजय मिश्रा को टिकट मिल जाए। हालांकि लास्ट में जब, क्योंकि विजय मिश्रा जेल में है मौजूदा समय में और उनकी जो पत्नी है रामलली, वो उनके लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं। इसके अलावा उनकी 2 बेटियां हैं, वो उनके लिए प्रचार प्रसार कर रही हैं। कुल मिलाकर के विजय मिश्रा को लेकर के निषाद पार्टी और बीजेपी में खासी खींचातानी रही। हालांकि ना तो बीजेपी ने ही टिकट दिया, बीजेपी ने तो टिकट देना ही नहीं था खैर, और निषाद पार्टी ने भी उन्हें टिकट नहीं दिया और लास्ट में उन्हें जो है वो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी से उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा। फिर गाजीपुर के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार सिंह गौतम आते हैं विजय मिश्रा के बाद दूसरे नंबर पर, जिनके ऊपर 11 मामले दर्ज हैं। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के वाराणसी पिंडर विधानसभा क्षेत्र से अजय हैं, जिनके ऊपर 17 मामले दर्ज हैं। तो पहले नंबर पर हो गए विजय मिश्रा, दूसरे पर हो गए गाजीपुर के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी राजकुमार सिंह गौतम और तीसरे हो गए कांग्रेस के वाराणसी पिंडर विधानसभा क्षेत्र से अजय। इन टॉप 3 प्रत्याशियों के अलावा 11 और उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने महिलाओं के ऊपर अत्याचार से संबंधित मामले अपने ऊपर घोषित किए हैं। जी हां, महिलाओं के ऊपर अत्याचार करने का जो मामला है इन 11 उम्मीदवारों पर है। और ये कौन कौन से उम्मीदवार हैं ये भी देख लेते हैं। इसमें 2 उम्मीदवारों ने बलात्कार के मामले घोषित किए हैं, 7 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर हत्या के केस घोषित किए हैं, वहीं 25 उम्मीदवारों ने अपने ऊपर हत्या के प्रयास के मामले घोषित किए। इस चरण के 54 में से 35 जो निर्वाचन क्षेत्र संवेदनशील भी हैं। मुबारकपुर के प्रत्याशी गुड्डू जमाली सबसे ज्यादा अमीर हैं। उन्होंने 607 उम्मीदवारों में से, हम ये भी आपको बता दें कि इसके अलावा ये तो वो उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले, हत्या, डकैती, लूट और तरह के दूसरे मामले दर्ज हैं। महिलाओं से छेड़छाड़, उनके ऊपर अत्याचार करने के मामले दर्ज हैं। इसके अलावा इस चरण में ऐसे भी उम्मीदवार हैं जो करोड़पति हैं, तो 217 ऐसे उम्मीदवार हैं। तो 607 उम्मीदवारों में से 217 करोड़पति हैं। सभी राजनीतिक दलों ने धनी उम्मीदवारों को ही टिकट दिया है, क्योंकि ये बात बिल्कुल छुपी हुई नहीं है अब, क्योंकि अब चुनाव लड़ना अब आसान काम नहीं है और साधारण आदमी के लिए तो बिल्कुल नामुमकिन है। हजारों, लाखों या करोड़ रुपया नहीं लगता, बल्कि करोड़ों रुपया अब चुनाव में खर्च होता है। एक अगर मोटा मोटा अगर आंकड़ा निकाला जाए तो पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए भी कम से कम 20 से 25 लाख रुपए का बजट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहिए। ये बजट ज़्यादा भी हो सकता है, ये मैंने आपको कम ही बताया है क्योंकि वो कैंडिडेट के ऊपर भी निर्भर करता है, लेकिन मिनिमम खर्चा 20 से 25 लाख रुपए का पंचायत के चुनाव लड़ने में लग जाता है। तो ये तो विधायक का चुनाव है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विधायक का चुनाव लड़ने के लिए आदमी के पास कितना पैसा होना चाहिए, यानी कैंडिडेट के पास कितना पैसा होना चाहिए। तो इसमें हम आपको बता देते हैं, तो 607 उम्मीदवार हैं और ये 607 उम्मीदवार ये वही उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर मामले दर्ज हैं। उसमें से 217 करोड़पति हैं। सभी राजनीतिक दलों ने धनी उम्मीदवारों को ही टिकट दिया है। भाजपा के 47 में से 40, सपा के 45 में से 37, बसपा के 52 में से 41, कांग्रेस के 54 में से 22 और 47 में से 15 आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं जो करोड़पति हैं, जिनकी घोषित संपत्ति 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। आप देखिएगा कि अगले चुनाव में इनकी संपत्ति कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई नेता हैं, नेता का काम समाज की सेवा भी करना है। और अगर संपत्ति की बात करें, मुझे याद नहीं आता कि पिछले 20 साल के दौरान, अपने कैरियर के दौरान मैंने किसी भी नेता की संपत्ति चुनाव के बाद घटती हुई देखी हो। चाहे वो सूबे के मुखिया हों, योगी आदित्यनाथ, जिनका जो ग्राफ है बहुत ईमानदारी भरा है, उनकी भी संपत्ति लाखों में थी और अब लाख करोड़ों में हो गई। इसके अलावा कोई भी ऐसा कैंडिडेट पूरे उत्तर प्रदेश में मैंने आज तक नहीं देखा कि
कि जो चुनाव से पहले करोड़पति था और चुनाव के बाद यानी जब वो दूसरा उसका जब वो चुनाव लड़ने के लिए आया, यानी अगर हम इस तरीके से समझें से कि अगर 2017 में अगर कोई कैंडिडेट था, अगर वो 2017 में जीत गया और 2022 में अगर वो अपना जो नामांकन है वो दाखिल करने जा रहा है, तो 2017 में अगर उसके पास 100 रुपये हैं तो अमूमन 2022 में आज उसके पास 200 रुपये होंगे। खैर, ये एक अलग विषय भी है, एक अलग चर्चा का विषय भी है। और इसके अलावा हम ये भी जान लेते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम पार्टी जो आजमगढ़ मुबारकपुर विधानसभा से गुड्डू जमाली हैं, उनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, वो सबसे ज़्यादा अमीर हैं। इसके अलावा बसपा के बाबूलाल हैं जिनकी संपत्ति जो है वो 44 करोड़ है। बसपा के आजमगढ़ के निज़ामाबाद विधानसभा सीट से पीयूष कुमार सिंह की संपत्ति 34 करोड़ रुपए है। तो 7वें चरण में उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति 2.5 करोड़ है। वहीं 233 उम्मीदवारों ने अपनी देनदारी घोषित की है, जबकि 33% उम्मीदवारों ने अपना पैन विवरण घोषित नहीं किया है। पैन कार्ड, अगर आम आदमी अगर अपना पैन कार्ड अगर बैंक में ना दिखाए तो उसका खाता नहीं खुल सकता। अगर पैन कार्ड अगर जहाँ वो कहीं काम करता है अगर वहाँ जमा ना कराए तो उसे नौकरी नहीं मिल सकती। लेकिन यहाँ 33% उम्मीदवार ऐसे हैं 613 में से जिन्होंने अपना पैन कार्ड डिटेल ही नहीं दिया, और वो चुनाव लड़ेंगे, लोगों के द्वारा चुने जाएंगे, उत्तर प्रदेश की विधानसभा को चलाएंगे, उनके लिए कानून बनाएंगे, नियम बनाएंगे। तो किस तरीके का उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है और इस चुनाव का जो मिजाज है वो होता है, ये सोचने वाली बात है। साथ ही साथ ये भी सोचना बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो देश की जो जनता है और जो मौजूदा समय में जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो कैसे उम्मीदवारों को वो चुनती है। 7वें चरण में 22% महिला उम्मीदवार भी हैं जिन्होंने अपनी आयु 25 से 40 साल के बीच में घोषित की है, जबकि 398 उम्मीदवारों ने अपनी आयु 41 से 60 साल के बीच घोषित की है। कुल मिलाकर के काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है 7वें चरण का, जिसमें एक तरफ बाहुबली अपने किस्मत का दाव लगाने जा रहे हैं, वहीं ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले घोषित हैं और उन्होंने ये जानकारी निर्वाचन आयोग को दी है। कुल मिलाकर के देखना दिलचस्प होगा कि जो 7वां चरण है उसमें 9 जिलों की 54 विधानसभा पे जो 613 उम्मीदवार हैं उनकी किस्मत का फैसला 2 करोड़ से ज़्यादा जनता करेगी। उसमें भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ इस कोशिश में है कि इन जो 54 सीटें हैं इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वो जीत हासिल दर्ज करे और 2017 का जो रिकॉर्ड है उसे वो बनाए रखे। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।